हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ नेट जेआरएफ के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित एक खास सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। इस सीरीज का नाम है जियोग्राफी कंसेप्ट टॉक। जियोग्राफी कंसेप्ट टॉक, जिसके अंतर्गत हम भूगोल के खास विषयों को चुनकर, खास टॉपिक को चुनकर उनके कंसेप्ट को के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं, उनके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ना केवल कंसेप्ट को बल्कि उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी चर्चा करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि उन्हें भौगोलिक चिंतन में जो विशिष्ट प्रकार के व्यक्तित्व रहे हैं, जो व्यक्ति रहे हैं, विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से उन व्यक्तित्व के बारे में जानना है। तो हम ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक जो सीरीज है हमारी, इसके भीतर हमने इन कुछ खास व्यक्तित्वों के बारे में भी चर्चा करने की योजना बनाई है, जिसमें हमने इससे पहले कांट के बारे में चर्चा किया था कि भौगोलिक चिंतन में कांट का क्या योगदान था। इसके बाद हमने डार्विन के बारे में चर्चा की कि भौगोलिक जो चिंतन रहा है उसमें डार्विन का महत्व कितना इम्पोर्टेंट था, या उन्होंने क्या क्या अपने योगदान दिए थे। हमने बहुत सारे अन्य जो भी उस समय व्यक्तित्व रहे हैं, चाहे रोमन क्षेत्रों से रहे हों या यूनानी से रहे हों या किसी अन्य क्षेत्र से, उनके बारे में हमने चर्चा की है। आपको क्रमशः वो वीडियो देखने मिल भी जाएंगी, कुछ आपको मिल भी गई होंगी। आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो आज रोमन के आसपास, या आप कह सकते हैं कि रोमन के अंतर्गत कुछ खास भूगोलवेत्ता रहे हैं जिन पर चर्चा करेंगे, जिसमें से एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे हैं स्ट्रैबो। स्ट्रैबो को प्रादेशिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि रोमन में वे पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने भूगोल को प्रादेशिक रूप से डिवाइड किया, इसका प्रादेशिक वितरण करने की कोशिश की। यानी भूगोल की एक नई शाखा प्रादेशिक भूगोल के बारे में सबसे पहले जो चर्चा लाई, या जिस चर्चा को सबसे पहले सामने लाया गया, वह किसके द्वारा लाया गया? स्ट्रैबो के द्वारा। स्ट्रैबो के बारे में ध्यान रखिएगा। इनके यदि हम भौगोलिक चिंतन की बात करें तो ये किसके बारे में सबसे ज्यादा फेमस है? प्रादेशिक भूगोल के बारे में। ध्यान रखें, प्रादेशिक भूगोल। तो इन्हें प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चूंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कशन में हमने देखा था कि स्ट्रैबो पर प्रश्न फ्रेम किया गया था और कई ऐसे ऑप्शन थे जहां पर स्ट्रैबो भी शामिल थे। तो ध्यान रखें कि रोमन के भूगोलवेत्ताओं में स्ट्रैबो शामिल हो जाते हैं। यानी यदि स्ट्रैबो के योगदान के संदर्भ में पूछा जाए कि किस क्षेत्र से या किस कैटेगरी के अंतर्गत स्ट्रैबो शामिल किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो भूगोलवेत्ताओं का योगदान रहा है उसमें रोमन के अंतर्गत स्ट्रैबो को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो रोमन से बिलोंग करते हैं स्ट्रैबो। और इंपॉर्टेंट बात इनके लिए, या इनके बारे में खास बात यह भी है कि रोमन में होने के बावजूद यूनानी भाषा में इन्होंने लिखा है। ठीक है, यानी यह पहले ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं रोमन क्षेत्र के जिन्होंने, जो रोमन के अंतर्गत आते थे, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने यूनानी भाषा में लिखा है। यानी रोमन होते हुए भी यूनानी भाषा में लिखने वाले ये प्रथम भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। यूनानी भाषा में लिखने वाले प्रथम भूगोलवेत्ता कौन से? जो रोमन थे, प्रथम भूगोलवेत्ता। ठीक है, रोमन होने के, ध्यान रखें, रोमन होने के साथ या रोमन होते हुए। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात जो कि जिसके बारे में हमें पहले ही चर्चा कर लेना चाहिए था, स्ट्रैबो के जन्म के बारे में। ध्यान रखें, इनका जन्म लगभग 64 ईसा पूर्व माना जाता है। लगभग 64 ईसा पूर्व, लगभग 64 ईसा पूर्व। और इनसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण तथ्य, काला सागर के दक्षिणी क्षेत्र में जो अमेसिया नामक स्थान था, अमेसिया, वहां पर इनका जन्म हुआ था। अमेसिया में इनका जन्म हुआ था। अब अमेसिया कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा,
काला सागर के दक्षिण में। आप तो काला सागर की लोकेशन जानते ही हैं, तो काला सागर के दक्षिण में उस समय एक स्थान जिसका नाम दिया जाता था अमेसिया, वहां पर लगभग 64 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखें, इनकी तुलना की जाती है, जो यूनान क्षेत्र था, यूनानी इलाका था, उसमें एक प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। ध्यान रखें, इनके बारे में भी प्रश्न इससे पहले पूछा गया है, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज एक प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं, और इसके अलावा न केवल गणितज्ञ रहे हैं बल्कि इन्होंने भूगोल के क्षेत्र में भी यूनानी से, या कहें आप यूनानी जो पूरी सभ्यता रही है उनसे, इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। क्यों? क्योंकि इन्हें जो चूंकि भूगोलवेत्ता भी रहे हैं गणितज्ञ होने के साथ साथ, इसलिए इन्हें एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है। यानी इन्होंने पहली बार जो भूगोल है उसे एक नई दिशा प्रदान की थी और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया था भूगोल का। यानी भूगोल को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की सबसे पहले जो कोशिश की थी वह की थी इरेटोस्थनीज ने, जो कि किससे जुड़े हुए हैं? यूनानी से। ध्यान रखें, यूनानी से। अब हम इनके बारे में यहाँ क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इनकी तुलना स्ट्रैबो से की जाती है। दरअसल स्ट्रैबो रोमन क्षेत्र में था, जबकि जो इरेटोस्थनीज थे ये यूनानी क्षेत्र के थे। यूनान में होने के बावजूद, यूनानी क्षेत्र से संबंधित होने के बावजूद इन्होंने भूगोल के बारे में, गणित के बारे में बहुत सारे अध्ययन किए हैं। इन्हें प्रसिद्ध गणितज्ञ के रूप में भी जाना जाता है। स्ट्रैबो ने भी गणित के क्षेत्र में कार्य किए हैं, लेकिन इरेटोस्थनीज से कम। ये गणितज्ञ के क्षेत्र में, ये गणित के क्षेत्र में इन्होंने थोड़ा सा इनकी तुलना में कम कार्य किया है, लेकिन स्ट्रैबो ने भी गणित के क्षेत्र में कार्य किया है। इसलिए यहाँ पर इरेटोस्थनीज के बारे में भी जानना जरूरी हो गया था। क्यों इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना? क्योंकि ये बहुत ही फेमस गणितज्ञ रहे हैं, बहुत ही फेमस भूगोलवेत्ता रहे हैं। यानी जो विषुवत रेखा आज हम पढ़ते हैं, उस विषुवत रेखा के शुद्ध मापन का जो पहला प्रयास किया गया था, शुद्ध मापन का या इसके मान के बारे में जानने का जो पहला प्रयास किया गया था, वह इरेटोस्थनीज द्वारा ही किया गया था। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है। तो ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा के बारे में यदि कोई प्रश्न कभी पूछा जाता है कि विषुवत रेखा की लंबाई शुद्ध व सही ढंग से मापने का प्रयास यूनानी या किस यूनानी भूगोलवेत्ता ने किया था, तो ध्यान रखिएगा यह प्रयास किया था इरेटोस्थनीज ने। और इतना ही नहीं, यानी इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने केवल विषुवत रेखा को सही ढंग से मापने की ही कोशिश नहीं की, बल्कि जो अक्षांश और देशांतर आज हम पढ़ते हैं, इनके बारे में भी, इनके मापने के बारे में भी, इन्हें अंकित करने के बारे में भी जो पहला प्रयास किया था, सबसे सटीक प्रयास माना जाता है उस समय पहले के साथ साथ, वह इरेटोस्थनीज का ही माना जाता है। तो ये इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण तथ्य था, इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम स्ट्रैबो के बारे में पढ़ रहे हैं और स्ट्रैबो की तुलना इनसे की जाती है। तो ध्यान रखें, स्ट्रैबो के बारे में हमने कुछ खास महत्वपूर्ण तथ्य जाने। यदि इनके बारे में और जानने की कोशिश करें तो ध्यान रखिएगा कि ये पहले व्यक्ति हैं, यानी यदि हम स्ट्रैबो के बारे में बात करें तो स्ट्रैबो एक तो प्रादेशिक भूगोल के पिता जाने जाते हैं, और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भूगोल को क्षेत्र के अनुसार वर्णित करने की कोशिश की। यानी इन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान घोषित किया। स्ट्रैबो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान घोषित किया। क्षेत्र वर्णनी विज्ञान घोषित किया, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इसे अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करने की कोशिश की, प्रादेशिकता के अनुसार डिवाइड करने की कोशिश की। अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अपनी खास विशेषताएं हैं, इन क्षेत्रों में अलग अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपनी खास विशेषताएं पाई जाती हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह प्रयास इनका बहुत सराहनीय था, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के अध्ययन की जब इन्होंने बात की तो ये क्षेत्र स्पेसिफिक अपने अपने जो लक्षण हैं इनके, उन्हें संदर्भित करते हैं। तो स्ट्रैबो के बारे में खास बात क्या कि क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कहा, या इन्होंने कहा कि जो भूगोल है उसे अलग अलग क्षेत्र के रूप में भी डिवाइड करके अध्ययन इसका किया जाना चाहिए। तो इसलिए भी शायद इन्हें प्रादेशिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रदेशों की अपनी प्राकृतिक सीमाएं हैं,
इन्हें भी प्रतिस्थापित करने की इन्होंने कोशिश की। जैसे हम पर्वतों की बात करते हैं, हम नदियों की बात करते हैं, हम विभिन्न स्थलाकृतियों की बात करते हैं, तो इन सभी के बारे में स्ट्रैबो ने चर्चा की और स्ट्रैबो ने कहा कि ये प्राकृतिक सीमाएं भी प्रतिस्थापित की जा सकती हैं जो हमारे पास प्राकृतिक क्षेत्र या क्षेत्र मौजूद है उनमें। ठीक है, इसके अलावा जो हिस्टोरिकल मिमोइर नाम से शीर्षक रहा है, हिस्टोरिकल मिमोइर, इस शीर्षक से इन्होंने अपने 43 ग्रंथ लिखे। ध्यान रखिएगा, इस शीर्षक से इन्होंने अपने 43 ग्रंथ लिखे और इनके 43 के 43 ग्रंथ काफी फेमस रहे हैं। तो ध्यान रखें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिस्टोरिकल मिमोइर नामक शीर्षक से किसने अपने 43 ग्रंथ प्रकाशित किए या किसने अपने 43 ग्रंथ लिखे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान रखें, स्ट्रैबो के बारे में एक खास तथ्य है जिसे आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन्होंने जियोग्राफिका लिखी। क्या लिखी? जियोग्राफिका। अब आप पूछेंगे कि जियोग्राफिका क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जियोग्राफिका जो हमारे आसपास जितने जो भूगोल से संबंधित जो भी तथ्य हैं, आप कह सकते हैं कि जो भौगोलिक निबंधों की कृति है वह है जियोग्राफिका। तो जियोग्राफिका आप क्या कह सकते हैं? भौगोलिक निबंधों की कृति, भौगोलिक निबंधों की कृति है जियोग्राफिका। तो यानी भूगोल से जुड़े हुए जितने सेगमेंट हैं, क्षेत्र हैं, उनसे जुड़ी हुई जो जो विशेषताएं हैं, इन सभी को इकट्ठा करके उनके अलग अलग निबंध इन्होंने लिखे और इससे निबंध पर की पूरी एक कृति बना दी जिसे जियोग्राफिका नाम दिया। और इस जियोग्राफिका की खास बात क्या है? तो इस जियोग्राफिका की खास बात यह है कि यह 17 खंडों में प्रकाशित हुई है। यह 17 खंडों में विभाजित हुई है और इस प्रश्न को नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा भी गया था। 17 खंडों में विभाजित हुई है, क्योंकि प्रश्न क्या फ्रेम किया गया था कि कौन सा वह व्यक्ति है या कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसने अपने एक ग्रंथ को 17 खंडों में विभाजित करके प्रकाशित किया था। तो ध्यान रखें, स्ट्रैबो ने जियोग्राफिका को 17 खंडों में विभाजित करके आप कह सकते हैं कि प्रकाशित किया था। इसके अलावा इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यदि आप जानने की कोशिश करें तो ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रैबो है उन्होंने भूगोल को अकेले पढ़ने की सलाह नहीं दी। उन्होंने कहा कि भूगोल और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है। भूगोल और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है। हमेशा भूगोल को इतिहास के साथ पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वयं किसी स्थान या किसी प्रदेश की जब भौगोलिक स्थितियों के बारे में चर्चा की है तो न केवल वहां की भौगोलिक स्थितियों के बारे में चर्चा की है बल्कि वहां के ऐतिहासिक क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा की है इन्होंने। यानी जो भी प्रदेश उन्होंने लाए, जिन प्रदेशों के बारे में उन्होंने चर्चा किया, न केवल उन प्रदेशों के बारे में चर्चा किया बल्कि उनका इतिहास क्या रहा है इसके बारे में भी इन्होंने जानने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितने भी देश या प्रदेशों की बात की उनके भूगोल के साथ साथ उनके इतिहास को भी प्रकट करने की कोशिश की। इन्होंने उनके इतिहास को भी अपनी पुस्तक में समाहित करने की कोशिश की है। तो इसलिए ये मानते हैं कि भूगोल और इतिहास के बीच में क्या है, एक घनिष्ठ संबंध मौजूद है। इन्होंने भूगोल को क्या अलग अलग क्षेत्र में विभाजित करके विस्तृत रूप प्रदान किया। यानी इस क्षेत्र को, या आप कह सकते हैं भूगोल जो हमारा सेगमेंट है, इन्होंने इस भूगोल में बहुत सारे क्षेत्रों को वितरित कर दिया। तो क्षेत्र वितरण का एक विस्तृत स्वरूप उन्होंने प्रदान किया। स्ट्रैबो के बारे में खास बात है कि इन्होंने भूगोल में क्षेत्र वितरण का एक विस्तृत रूप प्रदान किया, इसे एक विस्तृत रूप दिया। इसलिए स्ट्रैबो के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने भूगोल की चारों शाखाओं पर चर्चा की है। स्ट्रैबो ने भूगोल की चारों शाखाओं पर चर्चा की है। चारों शाखाओं पर चर्चा की है। अब ये 4 शाखाएं कौन कौन सी है भूगोल की? तो भूगोल की 4 शाखाएं हैं क्रमशः। सबसे पहले आप बात करेंगे भौगोलिक, या आप कह सकते हैं भौतिक शाखा।
भौतिक शाखा के साथ साथ आप बात कर सकते हैं गणितीय शाखा, राजनीतिक शाखा और ऐतिहासिक शाखा की। तो भौतिक, गणितीय, राजनीतिक और ऐतिहासिक। तो स्ट्रैबो वो रोमन भूगोलवेत्ता रहे हैं जिन्होंने भूगोल की चारों शाखाओं के बारे में चर्चा की है। इस तरह हमने स्ट्रैबो से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे उन्हें समझा, उन्हें जाना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो दृष्टि टीचिंग लर्निंग जो चैनल है उसी में आपको इंग्लिश में भी वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।